Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the latent heat and specific latent heat. Now, as name suggests, this topic is related to the thermal physics. So, for the better understanding of this topic, you must have the basic concept of the thermal physics. ठीक है ना बेटा? इस टॉपिक को समझने के लिए आपको जो थर्मल फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स से मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, देन व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट. इसके अलावा there was an other important video lecture which I uploaded, that is the changing states of matter. कि मैटर जब अपनी स्टेट चेंज करता है, then what happens during these चेंज ऑफ जो चेंज ऑफ स्टेट के प्रोसेस होते हैं. ठीक है ना? तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस लेक्चर. इसके बाद जब आप ये करंट लेक्चर देखेंगे तो देन यू विल हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो अगर आपने ये वीडियो देख लिया, यू हैव एन आइडिया कि मैटर अपनी स्टेट किस तरह चेंज करता है, देन लेट्स कंटिन्यू. नाउ दिस इज द हीटिंग कर्व. तो ये हीटिंग कर्व हमने इस चेंज ऑफ स्टेट में भी डिस्कस किया था. क्या है इस हीटिंग कर्व में? कि जस्ट कंसीडर देयर इज एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज इनिशियली सॉलिड स्टेट. ये ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट में है और आप क्या करें, इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें. तो देखिए, जब आप किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स से उसका जो भी इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, उससे जब टेम्परेचर उसका इंक्रीज होगा, देन व्हाट हैपन्स, फाइनली, या आप ये कह लें आफ्टर सम टाइम, इस सॉलिड का जो टेम्परेचर है इट रीचेस अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट. ये मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच this solid will start converting into liquid state. ठीक है ना बेटा? आप सॉलिड को हीट अप करेंगे, वो अपनी मेल्टिंग पॉइंट को रीच करेगा, और जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट होगी, फर्दर राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा, टेम्परेचर राइज होना स्टॉप हो जाएगा और मेल्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा. ठीक है ना बेटा? ये सारी चीजें हमने चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर में डिस्कस कर चुके हैं. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ दीस थिंग्स. अब जैसे ये मेल्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट होगा, if you still continue providing the heat, then what will happen, अब ये जो सब्सटेंस, अब ये जो लिक्विड में चेंज हो चुका है, अब इसका टेम्परेचर फर्दर राइज करेगा, बिकॉज आप कंटिन्यूसली हीट को इंक्रीज कर रहे हैं या थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करें, तो ये टेम्परेचर फर्दर राइज करेगा. फर्दर राइज करेगा कब तक? जब तक इसकी बॉइलिंग पॉइंट, मतलब लिक्विड की जो है बॉइलिंग पॉइंट रीच ना हो जाए. और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट रीच होगी, फिर बॉइलिंग का प्रोसेस होगा. अगेन इसमें भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, फर्दर राइज नहीं होगा. एंड जब ये कंप्लीट लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर अगर आप हीट स्टिल प्रोवाइड करें तो फिर ये टेम्परेचर फर्दर राइज होगा. ये था हीटिंग का प्रोसेस. सेम वे कूलिंग में भी इस तरह हमने डिस्कस किया था कि फॉर एग्जांपल, इफ द सब्सटेंस इज इनिशियली इन गैस स्टेट, आप इसमें से थर्मल एनर्जी को रिलीज करते हैं. ठीक है ना बेटा? हीटिंग प्रोसेस के लिए सब्सटेंस में को थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, या आप ये कह लें सब्सटेंस थर्मल एनर्जी गेन करता है. सेम वे कूलिंग के लिए सब्सटेंस थर्मल एनर्जी को रिलीज करेगा. तो आप इसमें से थर्मल एनर्जी रिलीज करेंगे तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा. अब ये टेम्परेचर डिक्रीज होके इट विल रीच टू अ पर्टिकुलर पॉइंट जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉइंट. ठीक है ना बेटा? Condensation point and boiling point, these occur at the same temperature for the same substance. ठीक है ना? सेम सब्सटेंस के लिए जिस टेम्परेचर पे उसकी बॉइलिंग अकर होती है, मतलब जिस टेम्परेचर पे लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, एट सेम टेम्परेचर वही सेम सब्सटेंस गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है. ये कॉन्सेप्ट भी हमने प्रीवियस चेंजिंग ऑफ स्टेट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. ठीक है बेटा? अब सेम वे, जब जैसे ही कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं होगा. जो फॉल इन टेम्परेचर आ रहा था वो स्टॉप हो जाएगा. कंप्लीट जब कब तक ये स्टॉप रहेगा? जब तक पूरे की पूरी गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए. फिर लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, अगर आप फर्दर इसमें से हीट को रिलीज करेंगे तो लिक्विड का टेम्परेचर फर्दर डिक्रीज होगा, और इसी तरह ये अपनी फ्रीजिंग पॉइंट को रीच करेगा. फिर फ्रीजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा जिसमें लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होगा. इसी तरह फिर अगर फर्दर आप हीट को रिलीज करेंगे तो सॉलिड का टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा. तो ये कूलिंग का प्रोसेस है. ठीक है ना? अब इस हीटिंग और कूलिंग को अगर हम कलेक्टिवली स्टडी करें तो यू कैन ऑब्जर्व कि थ्रू आउट दीज फोर प्रोसेसेस, चाहे आप हीटिंग की बात करें चाहे कूलिंग की बात करें, देयर आर टू रीजन्स इन विच temperature remains constant
even though heat is being absorbed or heat is being released from the substance। ठीक है ना बेटा, मतलब आप हीट को मतलब आप सब्सटेंस में से रिलीज करवा रहे हैं या सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें, keeping means के during that providing the heat or releasing the heat, इस चेंज ऑफ स्टेट में आपके पास दो ऐसे रीजन्स आएंगे जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, चाहे आप हीटिंग की बात करें चाहे कूलिंग की बात करें। हीटिंग में कौन कौन से रीजन्स होंगे, जहां मेल्टिंग का प्रोसेस होगा और जहां पे बॉइलिंग का प्रोसेस होगा। सेम वे कूलिंग में कहाँ होंगे, जहां पे कंडेंसेशन का पॉइंट हो प्रोसेस होगा और जहां पर फ्रीजिंग का पॉइंट प्रोसेस होगा। इन प्रोसेसेस में टेम्परेचर फॉल या टेम्परेचर राइज नहीं करता। अब देखिए, आप हीट तो प्रोवाइड करें या हीट आप रिलीज करें, लेकिन उस हीट का जो इफेक्ट है वो टेम्परेचर पर नहीं हो रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा, ये पॉइंट भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वो हीट जाती का है। तो इस पोर्शंस के अंदर, इन दो पोर्शंस के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट है, मींस के वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि सब्सटेंस में से रिलीज हो रही है या वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि सब्सटेंस को आप प्रोवाइड करें, दैट अमाउंट ऑफ हीट हैज अ हिडन इफेक्ट। मतलब वो जो है इफेक्ट जो है वो डायरेक्टली हमें ऑब्जर्व नहीं हो रहा, बिकॉज उस वो इफेक्ट टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा। तो इस वजह से इन दो रीजन्स के अंदर टेम्परेचर या हीट का जो इफेक्ट होता है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, बिकॉज इन दो पोर्शंस के अंदर जो हीट का इफेक्ट है वो हिडन है, मतलब वो टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस देयर इज अ हिडन इफेक्ट। ठीक है ना बेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि आप हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं या कूलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, यू मीट अप विद द टू डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लेटेंट हीट। किस तरह से टू डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लेटेंट हीट होंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप हीटिंग की बात कर रहे हैं तो एक लेटेंट हीट आपको मिलेगी, एक अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई भी सब्सटेंस ले लें, लेट्स से आप आइस की एग्जांपल लेते हैं, आइस या आप वाटर की एग्जांपल लेते हैं, तो देखिए जब आइस मेल्ट होगी तो मेल्ट होने का एक तो वो आइस मेल्ट होने के टाइम पे लेटेंट हीट, अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट उसको रिक्वायर्ड होगी। सेम वे जब वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, तो जब ये लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होगा, मींस के जो प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग हो रहा होगा, एट द सेम टाइम अगेन इट विल हैव सम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो लेटेंट हीट है, मतलब कौन सी वाली, मेल्टिंग वाली, ये डिफरेंट होगी फ्रॉम द लेटेंट हीट ऑफ बॉइलिंग। रीजन इज दैट मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रखकर होती है, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट टेम्परेचर पर रखकर होती है। तो दैट मीन्स के, या फिर आप ये कह लें कि मेल्टिंग के प्रोसेस में जो सॉलिड के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेकअप हो रहे होते हैं, और बॉइलिंग के प्रोसेस में जो लिक्विड के बॉन्ड्स हैं वो ब्रेकअप हो रहे होते हैं। तो बॉन्डिंग अगर आप कंपेयर करें सॉलिड्स और लिक्विड की तो डिफरेंट होती है। दैट्स व्हाई जो लेटेंट हीट मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द लेटेंट हीट व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द बॉइलिंग प्रोसेस। ठीक हो गया बेटा। सेम वे अगर आप कूलिंग प्रोसेस की बात करें तो कूलिंग में भी यही होगा, you will have two amounts, different amounts of latent heats। ठीक है ना, एक कब होगी जब कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा, सेकंड कब होगी जब फ्रीजिंग का प्रोसेस होगा। लेकिन इन चारों प्रोसेसेस में कुछ चीजें कॉमन हैं। क्या है वो कॉमन, कि अगर फॉर एग्जांपल आप सेम सब्सटेंस कंसीडर करें तो देखें जिस टेम्परेचर पर उसकी मेल्टिंग अकर होगी, उसी सेम टेम्परेचर पर उसकी फ्रीजिंग भी अकर हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि फॉर द सेम सब्सटेंस अगर जितनी हीट उसको मेल्टिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी या जितनी लेटेंट हीट उसको मेल्टिंग के प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होगी, उतनी सेम अमाउंट ऑफ हीट उसको फ्रीजिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना बेटा, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह जितनी लेटेंट हीट उस किसी भी सब्सटेंस को बॉइलिंग के लिए रिक्वायर्ड होती है, सेम अमाउंट ऑफ हीट उसको कंडेंसेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम किसी भी एक सब्सटेंस की बात करें, फॉर द सेम सब्सटेंस जो लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग है that is equal to या that will be same as latent heat of freezing for the same substance। अगर सब्सटेंस चेंज होगा तो फिर ये अमाउंट ऑफ हीट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो सेम सब्सटेंस के लिए latent heat of melting is equal to the latent heat of freezing। Similarly जितनी latent heat of boiling होगी उतनी latent heat of कंडेंसेशन होगी। ठीक हो गया बेटा, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ओवरऑल हीटिंग या कूलिंग की बात करें किसी भी सब्सटेंस के लिए, तो दैट सब्सटेंस कैन हैव
टू डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लेटेंट हीट्स। एक वो लेटेंट हीट जो कि उसके मेल्टिंग और फ्रीजिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी, सेकंड वो लेटेंट हीट जो कि उसके बॉइलिंग और कंडेंसेशन के लिए रिक्वायर्ड होगी। सो ऑन दैट बेसिस अब हमारे पास टू टाइप्स की लेटेंट हीट हो गई या टू डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ लेटेंट हीट हो गई। तो इस वजह से हमने इन दोनों हीट्स को अलग अलग हमने कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों को, या फिर आप ये कह लें हम इनको पर्टिकुलर नेम दे लेते हैं कि वो लेटेंट हीट which is used during the melting and freezing point, उसको हम कहते हैं latent heat of fusion। same way वो latent heat जो कि कंडेंसेशन या बॉइलिंग के लिए रिक्वायर्ड होगी, उस लेटेंट हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है बेटा, तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is being released or which is being absorbed during the change of state, and latent heat can be of two types, latent heat of fusion and latent heat of vaporization। ठीक है, अब ये तो था इनका कॉन्सेप्ट। अब जब हमने कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया, अब हम इनको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन क्या होगी और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अभी हमने कहा द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द मेल्टिंग प्रोसेस, या आप ये कह लें कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सब्सटेंस एब्सॉर्ब करेगा when that substance is being changed from solid to the liquid state, उस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को आप कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। या फिर अगर वही सेम सब्सटेंस जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, बिकॉज मेल्टिंग हीटिंग प्रोसेस होता है, इसमें सब्सटेंस एनर्जी गेन करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। फ्रीजिंग जो होता है कूलिंग प्रोसेस होता है, इसमें सब्सटेंस एनर्जी रिलीज करेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी रिलीज करेगा सब्सटेंस ड्यूरिंग द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग मींस के प्रोसेस, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सेम वे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन क्या होगी, द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी व्हिच इज एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम गैस सॉरी लिक्विड टू गैस स्टेट। क्या आप ये कह लें बॉइलिंग में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सब्सटेंस एब्सॉर्ब करेगा, या फिर जितना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी सब्सटेंस रिलीज करेगा ड्यूरिंग द कंडेंसेशन प्रोसेस, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को, उस अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को आप कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक हो गया बेटा, ये तो होगी इनकी डेफिनेशन। अब हम थोड़ी इनकी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कितने डिफरेंट वेज में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू दीज लेटेंट हीट्स। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फर्स्ट एग्जांपल इज दैट व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब आपने ये बताना है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती क्या है, या फिर आप ये बताएं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है ना, अब हम ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। The first option A is that the energy required to make the molecule expand। तो ये बात बेटा मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताई थी कि ये बात ध्यान रख लें, आप चाहे टेम्परेचर को इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, मॉलिक्यूल्स के साइज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल एक्सपेंड, नॉर्मली हम हमारे माइंड में होता है बिकॉज एक्सपेंशन होती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बट मॉलिक्यूल के साइज एक्सपेंड नहीं होता, दैट रिमेन्स सेम। इसी तरह टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, स्टिल मॉलिक्यूल का साइज कांटेक्ट नहीं होगा, इट रिमेन्स सेम। इसका मतलब है ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता। अब बी में भी आप देखें, इसका फर्स्ट पार्ट वही कह रहा है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द मॉलिक्यूल एक्सपेंड एंड मूव अपार्ट। अब मूव अपार्ट तो हो सकते हैं लेकिन एक्सपेंड नहीं होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं होगा। अब अगर आप ऑप्शन सी को देखें, दैट इज सेइंग दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट। अब ये थोड़ा सी कंफ्यूजन यहां पर क्रिएट हो जाती है कि देखिए जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब ये होता है, जनरली हम ये कहते हैं अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट अप कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ये होता है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, दैट्स व्हाई दे मूव अपार्ट। मूव अपार्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप ऑप्शन डी को देखें, सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में मतलब ये जो मूव फास्टर है या काइनेटिक एनर्जी की बात है, दैट इज इन ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन तब करेक्ट होता जब
ये सब्सटेंस अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा होता, बिकॉज ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट सब्सटेंस की जो टेम्परेचर होता है वो चेंज नहीं होता। तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होगा मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है या मॉलिक्यूल की स्पीड है उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं होगा। बट ऑप्शन सी इज सेइंग दैट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द मॉलिक्यूल्स मूव अपार्ट, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। कि देखें, जब आप एनर्जी थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो एक्चुअली वो क्या कर रही होती है, बॉन्ड्स को ब्रेकअप कर रही होती है। तो जब बॉन्ड्स ब्रेकअप होंगे तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स कैन मूव फर्दर अपार्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट a substance that is originally a solid is heated। अब देखें इनिशियल स्टेट सब्सटेंस की कौन सी है, सॉलिड है। आप उसको स्ट्रांगली हीट अप करें फॉर सम टाइम, एट वन स्टेज the energy given to the substance is used as a latent heat of vaporization। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप देखें, प्रॉपर्ली रीड करें। सब्सटेंस इनिशियली तो सॉलिड स्टेट में है, आपने उसको हीट अप किया, स्ट्रांगली हीट अप किया। अब देखें हमारे माइंड में होता है हम सब्सटेंस को हीट अप करेंगे सॉलिड को, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। बट ये भी तो हो सकता है आप उसको फर्दर हीट अप करते रहें और वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो अब यहां पर क्वेश्चन में देखें, जो थर्मल एनर्जी मतलब जिस स्टेज की ये बात कर रहा है, जिस स्टेज पे क्वेश्चन है, इस स्टेज पे क्या हो रहा है, जो थर्मल एनर्जी आप सब्सटेंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, that thermal energy is used as a latent heat of vaporization। और वेपराइजेशन कब होती है, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो या फिर गैस लिक्विड में, लेकिन बिकॉज यहाँ से आप सॉलिड से स्टार्ट करें तो यहाँ पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये इस स्टेज के अंदर सब्सटेंस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, अब वो लिक्विड से गैस स्टेट में जा रहा है। अब आपने बताना ही है एट दिस स्टेज व्हाट चेंजेस डज द एनर्जी कॉज। अब ये जो लेटेंट हीट है या जो थर्मल एनर्जी अब क्या करेगी, अगेन हम ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए इज दैट इट ब्रेक्स द बॉन्ड्स होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, एग्जैक्टली यही कार्य होगी एनर्जी। उसके बाद क्या है, मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द लिक्विड, ठीक है ना बेटा। अब अगर आप इसको कंपेयर करें ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी का फर्स्ट पार्ट तो वही है दैट इट ब्रेक्स द बॉन्ड्स होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर, लेकिन उसका जो सेकेंड पार्ट है द सॉलिड बिकम लिक्विड। अब ये सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट तब होता अगर ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता। बट दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका मतलब ये होगा कि लिक्विड जो होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो या गैस स्टेट में कन्वर्ट होगा। तो मींस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो लिक्विड को एस्केप आउट कर रहे होंगे। दैट्स व्हाई ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम ऑप्शन सी और डी रह गए, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों में वही बात कर रहा है कि मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। तो ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की जो मोशन है, स्पीड है, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Now there is another question. The energy required to change liquid water into the water vapor at the same temperature is called latent heat of vaporization। what does this energy do? क्या करती है ये एनर्जी, अभी अभी हमने डिस्कस किया, इंक्रीज द एवरेज सेपरेशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। जस्ट ये करती है बॉन्ड्स को ब्रेकअप करेगी, जिसकी वजह से एवरेज सेपरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। नाउ देयर इज अनदर क्वेश्चन। A hot liquid is allowed to cool, the graph shows the cooling curve। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें कूलिंग कर्व आपको गिवन है, क्या है, सब्सटेंस आप हीट को रिलीज करेंगे, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, Q से R तक इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। दैट मींस दिस इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट व्हिच इज अकरिंग फ्रॉम Q टू R। इसके बाद R से S फिर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, अगेन S से T तक, दिस इज पॉइंट T, यहां तक फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब ये होगा कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी, अगर हम ग्राफ को देखें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर भी चेंज ऑफ स्टेट अकर हो रहा हो। तो अब आपने बताना ये है क्वेश्चन के अंदर, इन विच पार्ट द कर्व इज द लेटेंट हीट इज रिलीज्ड, मतलब आपने बताना इसका ग्राफ के अंदर लेटेंट हीट कहां पर रिलीज होगी। तो अब देखिए अगर हम जो हमारा जनरल कॉन्सेप्ट है कि जब चेंज ऑफ स्टेट अकर हो रहा है तो लेटेंट हीट जाहिर सी बात है उसी ड्यूरेशन में होती है। लेटेंट हीट होती वो एनर्जी है जो कि सब्सटेंस की स्टेट चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अगर हम डायरेक्टली ग्राफ को देख लें तो वी आर हैविंग टू पोर्शंस, Q फ्रॉम Q टू R एंड फ्रॉम S टू T, जहां पर ये टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो
इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अपेरेंटली देखें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भी लेटेंट हीट रिलीज हो रही होगी, यहाँ पर भी लेटेंट हीट रिलीज हो रही होगी, लेकिन हमारे पास ऑप्शंस में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसमें दोनों अवेलेबल है, मतलब Q से R तक भी है और S से T तक भी हो। तो अब हम देखेंगे कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, वेदर इट्स Q to R और फ्रॉम S to T। तो एक बात बेटा ध्यान रख लें कि देखें यहां पर A से T पर जो टेम्परेचर है दैट इज रूम टेम्परेचर। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल आपने कप ऑफ कॉफी ले लिया, आपने उसको रूम में रख दिया। अब वो कप ऑफ कॉफी क्या होगा, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब ये कि टेम्परेचर उसका डिक्रीज होता रहेगा, वो कूल डाउन होता रहेगा। लेकिन वो कूल डाउन होते होते ऐसा तो नहीं कि वो फ्रीज हो जाए, जिस तरह फ्रीजर से आप पानी ठंडा निकालते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो क्यों नहीं होता, बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल जो कप ऑफ कॉफी आपने लिया, लेट से उसका टेम्परेचर था 95 या 96 डिग्री सेल्सियस, और जिस रूम में आप उसको प्लेस कर रहे हैं उस रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो अब होगा क्या, वो कप ऑफ कॉफी का टेम्परेचर 96 या 95 से रिड्यूस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब 25 पे टेम्परेचर पहुंचेगा, अब 25 इज द रूम टेम्परेचर। अब हीट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इट फ्लोज फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। जहां पर टेम्परेचर डिफरेंस होगा वहीं पर हीट फ्लो करती है। जब कॉफी का टेम्परेचर भी 25 हो गया, रूम का टेम्परेचर भी 25 हो गया, तो फर्दर फ्लो ऑफ हीट विल स्टॉप। तो यहां पर S से T तक जो होता है, जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द रूम टेम्परेचर। यहां पर कोई भी चेंज ऑफ स्टेट अकर नहीं हो रही। दैट्स व्हाई जो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है फॉर द चेंज ऑफ स्टेट, दैट इज फ्रॉम Q to R. So Q to R is the region in which latent heat is being released. Now अब आप देखें, बिफोर दिस लेक्चर हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखें हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस ये था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में जो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस कंसीडर करते थे वो करते थे 1 किलोग्राम, मतलब हम स्पेसिफिक मास कंसीडर कर देते थे 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को जो हीट रिक्वायर्ड होती थी टू रेज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, उसको हम कहते थे स्पेसिफिक लेटेंट, ओ सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ जब हम लेटेंट हीट की बात करते हैं तो लेटेंट हीट में भी एग्जैक्ट सेम कॉन्सेप्ट होता है कि यू कैन आल्सो हैव अ स्पेसिफिक लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक लेटेंट हीट कब होगी, अगर जिस सब्सटेंस की आप स्टेट चेंज करवा रहे हैं, अब वो स्टेट कुछ भी हो सकती है, वो मेल्टिंग भी हो सकती है, फ्रीजिंग भी हो सकती है, बॉइलिंग भी हो सकती है, कंडेंसेशन भी हो सकती है, लेकिन अगर आप उस सब्सटेंस के मास को फिक्स कर देते 1 किलोग्राम। अब ये फिक्स करने का रीजन भी वही है जो हमने हीट कैपेसिटी में डिस्कस किया था। क्या था रीजन, कि देखिए आपके पास जब 1 किलोग्राम के लिए एक स्टैंडर्ड वैल्यू आ गई, अब सब्सटेंस का मास जितना भी होगा, आप जस्ट उस वैल्यू को मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास टोटल लेटेंट हीट आपके पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 किलोग्राम के लिए आपके पास जो भी वैल्यू बनती है, अब 10 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, तो सिंपली आपने उस वैल्यू को 10 या 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो दैट्स व्हाई हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेने के लिए हम मास कंसीडर करते हैं 1 किलोग्राम। तो अगर फॉर एग्जांपल आप किसी सब्सटेंस की लेटेंट हीट फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो या वेपराइजेशन हो, और उस सब्सटेंस के मास को आप कंसीडर करें 1 किलोग्राम, तो उस 1 किलोग्राम सब्सटेंस के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अब अगर वो मेल्टिंग और फ्रीजिंग है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगी, और अगर वो बॉइलिंग और कंडेंसेशन है तो ये बन जाएगी लेटेंट स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो जिस तरह हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपराइजेशन को हमने डिफाइन किया था, सेम वे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी डिफाइंड विथ मींस के एडिशन के हमने ऑफ सब्सटेंस के मास को 1 किलोग्राम कंसीडर किया। ठीक है, अच्छा लेटेंट हीट जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल, मतलब अगर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा तो कैपिटल एल एफ, और अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगा तो कैपिटल एल वी। सिमिलरली जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, अब हम इन दोनों में रिलेशन देखते हैं कि व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो देखिए अभी हमने कहा स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है द लेटेंट हीट फॉर 1 किलोग्राम। तो आपके पास जितना भी मास होगा, 2 किलोग्राम है, 5 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम, आप उसको मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी मिल जाएगी जो कि उस सब्सटेंस के दैट पर्टिकुलर अमाउंट
को की स्टेट चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड, ठीक है ना बेटा। अच्छा, वन मोर थिंग, जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपने यूनिट्स को प्रॉपर्ली देखना होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखें, जो लेटेंट हीट है अमाउंट ऑफ एनर्जी है तो हम जूल में मेजर कर रहे हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है दैट इज मेजर्ड इन जूल पर किलोग्राम। ये जूल पर किलोग्राम हम क्यों मेजर कर रहे होते हैं, बिकॉज मास का जो एसआई यूनिट है वो किलोग्राम है। तो अगर हम मास को किलोग्राम में ले रहे हैं तो हम स्पेसिफिक लेटेंट हीट भी पर किलोग्राम के हिसाब से मेजर कर रहे होंगे। अगर हम मास को ग्राम्स में ले रहे हैं तो फिर हम लेटेंट हीट को किस में मेजर कर रहे होंगे, जूल्स पर ग्राम्स में, ठीक है। इसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए भी ये सेम रिलेशनशिप होगा। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं जिसमें हमें कैलकुलेशन करनी होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। नाउ क्वेश्चन इज दैट एन आइस क्यूब एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री। अब देखें आइस क्यूब है, टेम्परेचर 0 है, तो इसका मतलब ये होगा दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट, हैज अ मास 10 ग्राम्स। मास कितना है इसका, 10 ग्राम्स। अब आपने यहाँ पे फोकस करना है। द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर इज 3 into 10 power 5 joules पर किलोग्राम। आपको देखिए मास ग्राम्स में गिवन है, लेकिन स्पेसिफिक लेटेंट हीट की जो वैल्यू आपको गिवन है दैट इज joules पर किलोग्राम। हाउ मच एनर्जी is needed to convert the ice cube into 10 grams of water at 0 degree। मतलब ये क्या, अगर 1 किलोग्राम के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 3 into 10 power 5 joules, तो आपने बताना है कि 10 ग्राम्स के लिए कितनी रिक्वायर्ड होगी। नाउ इट्स अंडरस्टूड कि अगर 1 किलोग्राम के लिए 3 into 10 power 5 joules पर joules है तो 10 ग्राम्स के लिए उससे कम होगी। अब कितनी कम होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सबसे पहले तो आपने मास की जो वैल्यू आपको ग्राम्स में गिवन थी उसको आपने कन्वर्ट करना है किलोग्राम्स में, ठीक है ना। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट की वैल्यू गिवन है वो जूल्स पर किलोग्राम में गिवन है। मास आपने फाइंड कर लिया। इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला अप्लाई करें, सिंपली मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3000 जूल्स, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ठीक है ना बेटा। सो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपने यूनिट्स को प्रॉपर्ली देखना होता है, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है आप इनकरेक्ट यूनिट प्लेस कर देते हैं, आपका मेथड बिल्कुल ठीक होता है बट यू आर गेटिंग अ रॉन्ग आंसर। और अगर ये एमसीक्यूज में आ जाता है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है जो इनकरेक्ट ऑप्शन, मतलब अगर आप ग्राम्स में ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट नहीं करते, डायरेक्ट पुट करते, तो इट माइट बी पॉसिबल जो आपका आंसर आता वो ऑप्शन में अवेलेबल होता और आप उसी को चूज कर लेते तो आपका आंसर गलत हो जाता। दैट्स व्हाई जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें अपने यूनिट्स को प्रॉपर्ली देखना होता है फिजिक्स में। नाउ देखें जो लेटेंट हीट या स्पेसिफिक लेटेंट हीट होती है, या अगर हम सिंपल लेटेंट हीट की बात करें तो देखें लेटेंट हीट इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, और अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वहां पे एल वी, कैपिटल एल वी या कैपिटल एल एफ की जगह पर हम क्यू भी लिख सकते हैं। अब ये क्यों लिख रहे हैं इसका एक पर्टिकुलर रीजन है। वो क्या है रीजन, अब ये एग्जांपल करते हैं, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाई वी आर राइटिंग क्यू इंस्टेड ऑफ कैपिटल एल वी या एल एफ, ठीक है ना बेटा। सो देखिए क्वेश्चन इज दैट an ice cube has a mass 7.50 grams। अच्छा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी हम, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो मास लिखा हुआ है 7.50, तो अगर हम इसको 7.5 लिखते हैं तब भी करेक्ट है, बिकॉज 7.50 या 7.5 देयर इज नो डिफरेंस। तो व्हाई इट्स ऑलवेज रिटन 7.50, इस तरह की फिगर्स आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस क्यों लिखी होती है। सो दिस इज एन स्टैंडर्ड, बेटा ये बात ध्यान में रख लें, स्पेशली जो सीआई स्टैंडर्ड होता है या नॉर्मली ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि आपने 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर इस तरह की कोई वैल्यू आ जाती है जैसे 7.5 है, आप 7.5 लिखेंगे उसको इनकरेक्ट नहीं होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ये मतलब ये कि बेस्ट ये होगा कि आप उसको 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाएं। अगर कोई वैल्यू नहीं भी है तो आप 0 प्लेस करके भी आप उसको 2 डेसिमल प्लेस तक ले जाएं, ठीक है बेटा। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। An ice cube has a mass 7.50 grams. The ice cube is at 0 degree. Heat from the surroundings reaches the ice cube at an average rate of 1.25 joules per second.
अब आप देखिए यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी नहीं गिवन, आपको उसका रेट गिवन है कि पर सेकंड कितना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी उसको जो है सराउंडिंग्स वो उसको चाहिए या वो ले रहा है, ठीक है ना बेटा। सो दैट इज 1.25 जूल्स पर सेकंड, एवरी सेकंड वो है 1.25 जूल्स पर सेकंड ले रहा है। और ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होता है दैट हैज अ पर्टिकुलर नेम जिसको हम कहते हैं पावर, ठीक है ना बेटा। तो इसका मतलब ये जो 1.25 जूल्स पर सेकंड्स गिवन है, दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ द पावर, तो ये वैल्यू आपको गिवन है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर ऑल ऑफ द आइस टू मेल्ट, मतलब ये कि अगर 1.25 जूल्स एक सेकंड में मेल्ट हो रहे हैं, तो आप ये बताएं 7.50 ग्राम्स जो है उसको कितना टाइम लगेगा कंप्लीटली मेल्ट होने के लिए, वो टाइम आपने फाइंड करना है, ठीक है ना बेटा। और आपको आइस की जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी आपको गिवन है 330 जूल्स पर ग्राम। अब आप यहाँ पे देखें, प्रीवियस क्वेश्चन में हमें मास ग्राम में गिवन था, बट स्पेसिफिक लेटेंट हीट की वैल्यू हमें किलोग्राम में गिवी थी, दैट्स व्हाई हमने मास को किलोग्राम में कन्वर्ट किया था। बट इन दिस क्वेश्चन बोथ यूनिट्स आर सेम, तो देयर इज नो नीड फॉर कन्वर्जन, ठीक है। हम कन्वर्जन नहीं करते, हम डायरेक्टली फाइंड करते। पहले तो हम फाइंड कर लेते हैं कि इसकी जो लेटेंट हीट की वैल्यू है वो कितनी होगी, वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है ना। अभी मैंने बताया कि लेटेंट हीट की जगह पे हम क्यू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जब ये Q या अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी फाइंड कर लिया, अब हम यूज करेंगे पावर का फार्मूला। क्या है पावर का फार्मूला, दैट इज पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, और यहां पर एनर्जी कौन सी होगी, थर्मल एनर्जी Q, बट हमें तो फाइंड करना है टाइम, तो पहले हम इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं फॉर टाइम। सो दैट विल बी एनर्जी अपॉन पावर, एनर्जी अभी हमने फाइंड की, पावर हमें गिवन है 1.25, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वील गेट एन आंसर 1998 सेकेंड्स। तो अब देखें 1998 हमारे पास ऑप्शन से तो अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट वील डू, वील चूज द नियरेस्ट वन, तो नियरेस्ट वन हमारे पास बन रहा है 2000 सेकेंड, सो दैट इज ऑप्शन सी। ठीक हो गया बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर कोई भी इस लेक्चर के अंदर कोई भी बात समझ में नहीं आई, तो यू कैन आस्क एनी टाइम, या इस टॉपिक के अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू एनी टॉपिक ऑफ फिजिक्स, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। ओके बेटा, so inshallah see you with a new lecture very soon. Have a nice day. Allah Hafiz.